हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुपर टेट के 1000 प्रश्नों की जो हमारी सीरीज चल रही है, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। इन क्लासेस को आप लोग जरूर देखेगा और पार्ट 1 आपको हमने कल दिया था। इसी प्रकार से लगातार आपको डेली क्लास प्रोवाइड करेंगे और अन्य सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लासेस भी आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। लगातार क्लासेस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और एक एक क्वेश्चन को समझ कर आंसर करना मत भूलिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक क्वेश्चन को देखते रहिए। प्रश्नोत्तरी 2 है, पार्ट 2 है। इसके पहले आपको हमने 32 क्वेश्चन करा दिए थे, जिसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के चुनिंदा क्वेश्चंस दिए गए थे। आज हमने कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस को भी इस क्लास में कवर किया है, तो उन क्वेश्चंस को देखकर समझिएगा। साइंस के क्वेश्चंस भी आपको इसमें बीच बीच में मिलेंगे, तो एक ही जगह पर आपकी सभी सब्जेक्ट की तैयारी होती रहेगी। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। साधारण नमक को कहते हैं। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? अगर विज्ञान की भाषा में, केमिस्ट्री की भाषा में बात की जाए तो साधारण नमक जो कि हम लोग प्रयोग में लाते हैं, खाते हैं, वो आपका सोडियम क्लोराइड कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। NaCl इसका सूत्र होता है। Na सोडियम, Cl क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था? तो आपको पता होगा दोस्तों, पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? यूनाइटेड प्रोविंस के रूप में, संयुक्त प्रांत के रूप में इसको जाना जाता था। और इसका नाम कब परिवर्तित किया गया, ये आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों, यहां पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी 1950 को किया गया था। बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझते रहिए और आंसर जरूर करते रहिए। अगर आपको डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं और साथ ही साथ इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, काला नमक चावल की किस्म को एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले से उत्पाद के रूप में चुना गया? तो आपको पता होगा दोस्तों, पिछली बार से सरकार ने एक नई योजना शुरू की है, जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि प्रत्येक जिले का एक प्रमुख प्रोडक्ट उसे पूरे विश्व स्तर पर पहचान दिलाना और आगे लेकर के जाना है। इसी के अंतर्गत काला नमक ये एक चावल की किस्म है दोस्तों, नमक मत समझिएगा। और ये आपके किस जनपद से संबंधित है? उत्तर प्रदेश की ही बात है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपका हो जाता है और इसका आपका सही ऑप्शन यहां पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। सिद्धार्थ नगर जिले की ये एक प्रजाति है, किस्म है काला नमक, जो कि चावल के रूप में जानी जाती है। ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत चुनी गई है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर यहां पर दिया गया है, सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो दोस्तों, सूफी कवि अमीर खुसरो काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इनके जो सूफी संत के रूप में भी इनको जाना जाता है और इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, सभी को पता होगा। लेकिन कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें, एटा जिले में हुआ था। सी नंबर यहाँ पर आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एटा जिले में सूफी संत अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बहू बेगम का मकबरा उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? बहू बेगम का मकबरा, आपने इसके पहले भी इतिहास के अंतर्गत इनका नाम सुना होगा और यहां पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। और अगर हम सही ऑप्शन की बात करेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। फैजाबाद जो डिस्ट्रिक्ट है, फैजाबाद में बहू बेगम का मकबरा बनाया गया है। अब फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, आपको पता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायकी को उसके शिष्यों द्वारा प्यार से अम्मा जी बुलाया जाता था? तो आपको बता दें, जो शास्त्रीय संगीत की जब बात आती है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत शास्त्रीय संगीत का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। इसके अंतर्गत जब हम बात करते हैं, अम्मा जी किसको पुकारा जाता, किसको अम्मा जी के नाम से उनके शिष्य बुलाते थे? तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गिरिजा देवी, जो कि भारतीय शास्त्रीय गायिका के रूप में जानी जाती हैं, इनको इनके शिष्य जो थे, इनके जो स्टूडेंट थे, वो अम्मा जी के नाम से पुकारते थे। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। यहां पर आपके सामने आ चुका है 7 नंबर क्वेश्चन और ये देखिए क्या दिया गया, योगी आदित्यनाथ
किस संप्रदाय से संबंधित हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, पिछले सुपर टेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों योगी आदित्यनाथ किस संप्रदाय से संबंधित हैं, तो आपको बता दें नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। एक संप्रदाय है जिसका नाम है नाथ संप्रदाय, इससे संबंध रखते हैं योगी आदित्यनाथ जी, और ये आपके गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। गोरख मठ के अंतर्गत ये आपका नाथ संप्रदाय मुख्य रूप से जाना जाता है। अगर बात की जाए इसके संस्थापक की, तो गुरु गोरखनाथ जी इसके संस्थापक थे। गुरु गोरखनाथ जी इसके संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। इनके शिष्य योगी आदित्यनाथ जी नाथ संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है। नेपाल बॉर्डर के पास इनमें से कौन सा जिला है, आप लोगों को बताना है। देखिए जल्दी से 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और आपको बता दें दोस्तों सिद्धार्थनगर हो गया, आपका महाराजगंज का जो क्षेत्र हो गया वो मुख्य रूप से नेपाल बॉर्डर पर ही स्थित है, और आपका करेक्ट आंसर यहां पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। महाराजगंज आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन से सिख गुरु ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों खालसा पंथ एक सिख धर्म के अंतर्गत आने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध, कह सकते हैं एक बहुत ही मजबूत योद्धाओं का एक संगठन है। खालसा पंथ के रूप में इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ये समुदाय खालसा पंथ जो है ये अपने विश्वास के दृश्य प्रतीकों को पहनते हैं, और योद्धाओं के रूप में इनको प्रशिक्षित किया जाता है। योद्धा होते हैं ये अपने संप्रदाय के अंतर्गत, अपने धर्म के अंतर्गत। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। गुरु गोविंद सिंह जी ने आपके खालसा पंथ की स्थापना की थी। अंतिम गुरु के रूप में भी इनको जाना जाता है। जो सिख संप्रदाय था उसके अंतिम जो धर्म गुरु हुए वो गुरु गोविंद सिंह ही हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। सबसे अच्छा चालक विद्युत का, यानी कि जिसमें जो लाइट है उसका प्रवाह सबसे अच्छे ढंग से बिना रुके हुए होता है, वो इनमें से कौन सा है, तो आपको बताइए जल्दी से। 10 नंबर क्वेश्चन का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सही ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है। आयरन, लोहा नहीं है बल्कि कॉपर है। आपने देखा होगा कि जो पंखे भरे जाते हैं, पंखे की मोटर भरी जाती है या किसी भी प्रकार की मोटर भरी जाती है, उसमें कॉपर के वायर का, कॉपर के तार का यूज होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये विद्युत का बहुत अच्छा चालक माना जाता है, इस वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। किस सिख गुरु ने सिख विवाह समारोह की शुरुआत आनंद कारज के नाम से की थी। तो आपको बता दें दोस्तों सिख विवाह जो है उसे आनंद कारज का नाम दिया गया है, और ये किस सिख गुरु ने प्रारंभ किया था। 11 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से चुनते रहिए और आंसर करते रहिए। तो यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गुरु अमर सिंह, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने आनंद कारज नाम से जो विवाह समारोह होते हैं सिख समुदाय में, उसके रूप में जाना जाता है, उसका नाम दिया था। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया भारत की पूर्व की ओर देखो नीति कब प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों पूर्व की ओर देखो नीति, यानी कि जब भारत में बहुत ही ज्यादा आर्थिक संकट आ गया था, मंदी से देश गुजर रहा था, उस समय क्या कहा गया था, लुक ईस्ट, पूर्व की ओर देखो। ये एक नीति प्रारंभ की गई थी ताकि भारत में आर्थिक व्यवस्था को फिर से शुरू किया जा सके। 90 के दशक में, बता दें आपको 1991 के आसपास इस प्रकार की नीति को जगह मिली थी, इस प्रकार की नीति को प्रारंभ किया गया था ताकि जो अर्थव्यवस्था लुढ़क गई थी उसे ऊपर उठाया जा सके, मंदी को समाप्त किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था कहां पर प्रारंभ की गई। दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है, आपको जरूर यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, आपका चाहे यूपी टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो, 100% आपको पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था शुरू की गई थी, और ये कहां से की गई थी, तो आपको बता दें दोस्तों राजस्थान के नागौर से इसको प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा
अलावा साउथ में आंध्र प्रदेश का नाम भी आता है। राजस्थान के नागौर जिले से आपकी पंचायती राज व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन आपके सामने दिए गए, इनमें से कौन सा कथन आपके सामने सही दिया गया है। सभी कथन जो 1975 में आपातकाल लगाया गया था, इमरजेंसी लगाई गई थी, उससे रिलेटेड दिए गए हैं। तो आपको बताना है आपातकाल के समय 1975 में जो हमारा देश है उसके प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको बता दें उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को टिक कर देंगे। इन्होंने ही इमरजेंसी की घोषणा की थी, जिसमें कि बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था, बहुत ही ज्यादा दंगे भी हुए थे आपातकाल के कारण। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है। आपको बताना है कौन सा सही दिया गया। अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से भी आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने जो दिए गए इनमें से जो बिल्कुल करेक्ट दिया गया, सभी अनुच्छेद 19 के अंतर के भाग दिए गए हैं, उसके अंदर के जो भाग होते हैं अलग अलग, उनसे रिलेटेड यहां पर बात की गई। तो यहां पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 19A भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। ये वाला भाग आपका बिल्कुल करेक्ट दिया गया। तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को यहां पर टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निम्न में से कौन सा गलत है। इनमें से आपको बताना कौन सा गलत दिया गया है। चारों ऑप्शंस हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा जल्दी से और तुरंत आंसर करिएगा। कम से कम समय में एक एक क्वेश्चन को हम समझाते हुए चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस भी पसंद आ रही होंगी। लगातार आपको इसी प्रकार की क्लासेस देते रहेंगे। आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए, क्लासेस को देखते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सही ऑप्शन यहां पर कर देंगे दोस्तों डी नंबर ऑप्शन। 30 वर्ष की आयु को व्यक्ति को राज्यपाल बन सकता है। ये आपका डी नंबर ऑप्शन यहां पर जो कि गलत दिया गया, हमको गलत वाला चुनना था और यहां पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। तो गलत कथन का हमने चयन यहां पर कर लिया। आपको पता होगा राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सभी पदों के लिए जो न्यूनतम आयु होती, न्यूनतम उम्र होती, वो 35 वर्ष होती। यानी कि 35 वर्ष की आयु क्रॉस होने के बाद ही इस पद के लिए कोई बैठ सकता है। तो यहाँ पर 35 वर्ष न्यूनतम आयु। यहाँ पर आपके ऑप्शंस में दिया गया 30 वर्ष जो कि गलत है। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन हम लोग टिक कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। देखिए कि भारत के केंद्रीय रेल मंत्री को खाली स्थान की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। केंद्रीय रेल मंत्री या कह सकते हैं हम लोग मंत्रिपरिषद के अंतर्गत आने वाले ये कैबिनेट मंत्री जो रेल मंत्री होते हैं, ये किसकी सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का हम लोग सही ऑप्शन यहां पर कर देंगे दोस्तों। जितने भी मंत्रिमंडल के अंतर्गत पद दिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सहमति और सलाह के बाद दिए जाते हैं। मुख्य साइन राष्ट्रपति के होते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया निम्न में से कौन सा सही है। इसमें भी आपको बताना कौन सा कथन सही है। हमारे जो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सही कथन आपको चूज करना है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, जल्दी से देखते रहिए, पढ़ते रहिए और एक क्वेश्चन को समझकर आंसर करते रहिए। सभी ऑप्शंस आपने पढ़ लिए होंगे और इसका आपका सही ऑप्शन जो यहां पर हो जाएगा, देख लीजिए जल्दी से, ए नंबर ऑप्शन दिया गया। जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। ए नंबर ऑप्शन जो कि बिल्कुल करेक्ट दिया गया है, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है। तो दोस्तों देश का नाम है जॉर्डन, इसकी राजधानी आपको बतानी है। आपका दक्षिण पश्चिम एशिया के अंतर्गत आने वाला एक देश है। रेगिस्तान के रूप में इसका मुख्य क्षेत्र फैला हुआ है और इसकी राजधानी की बात की जाए तो आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अम्मान जो है ये जॉर्डन की राजधानी है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका 19 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहां पर स्थापित किया गया। तो यहां पर पहला साइबर पुलिस स्टेशन की बात की गई, यानी कि जो आपकी ऑनलाइन गतिविधियां होती हैं, साइबर अटैक किसको कहते हैं, जो आपके ऑनलाइन अटैक्स होते हैं, जो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या अन्य किसी तरीके से ऑनलाइन रूप में आपके साथ आपराधिक घटनाएं होती हैं, उसको लेकर एक साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। और ये पहला साइबर पुलिस स्टेशन जो ये बेंगलोर में स्थापित किया गया। इसका आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
बेंगलुरु शहर में पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया? 21 नंबर क्वेश्चन है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो आपको बता दें दोस्तों, सबसे अधिक आबादी वाला तीसरे देश की यहाँ पर बात की जा रही है। ये आपका सही ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 नंबर क्वेश्चन का? तो हम लोग सही ऑप्शन यहाँ पर कर देंगे बी नंबर ऑप्शन को। बांग्लादेश जो है ये सबसे घनी आबादी वाले देश के रूप में जाना जाता है और ये तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। कहाँ पर? हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्रों में से किसमें दक्षिण अमेरिकी क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र हैं, उनमें से सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? सबसे अधिक वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये आप लोगों को बताना है। 22 नंबर क्वेश्चन है और आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन की बात की जाएगी तो यहाँ पर आपका बी नंबर ऑप्शन, ब्राज़ील जो है ये मुख्य रूप से सबसे बड़े वन क्षेत्र में फैला हुआ है। हम लोग बी नंबर ऑप्शन को यहां पर करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप के रूप में जाना जाता है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी के रूप में अगर बात की जाएगी तो ये आपका सही ऑप्शन यहां पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। सही ऑप्शन बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। बहुत बढ़िया, समझते रहिए क्वेश्चंस को, क्लास को देखते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सभी क्लासेस समय पर मिलती रहें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को चिन्हित करने के लिए हर वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? ह्यूमन राइट्स डे जो मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस के रूप में जो हम मनाते हैं, वो आपका कब मनाया जाता है? 24 नंबर क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, सभी लोग पहुंच चुके होंगे आंसर तक। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। 10 दिसंबर को आपका अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसको सार्वभौमिक घोषित किया गया है। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बढ़ते हैं अगले 25 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। केंद्र की कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसमें निहित होती है? आपको पता होगा कार्यपालिका आपका मुख्य भाग होता है और ये आपका किसके अंतर्गत आ जाता है, किससे रिलेटेड होता है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। जितना भी मंत्री परिषद, संसद, ये सब चीज आपकी कार्यपालिका के अंतर्गत आ जाती है और इसकी शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, यानी कि राष्ट्रपति इन सब का प्रमुख माना जाता है। आपका सही ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। 25 क्वेश्चंस आपके ये जीएस विज्ञान जी के सबसे रिलेटेड क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। यहां से कुछ क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। हमने आपको बताया 1000 प्रश्न में आपके सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट कवर कर देंगे। जो कि चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो सब कुछ कवर किए जाएंगे। तो यहाँ पर जब बात कर रहे हैं हम लोग रीजनिंग की, जो कि आपके 5 अंक कवर करेगी। पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। तो यहाँ पर आपको अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करनी है। सबसे पहले सीरीज आप देख लीजिएगा, AZ, BY, CX, DW। अगला आपको चुनना क्वेश्चन मार्क जहाँ पर लगा हुआ है। ऑप्शंस देख लीजिए, फिर आपको समझा देते हैं इसको किस प्रकार से आपको करना है। AZ यानी कि पहला आपका पहला वर्ण दिया गया, आपकी इंग्लिश अल्फ़ाबेट का पहला वर्ण और अंतिम अल्फ़ाबेट दिया गया है। दूसरे में आपका शुरू से दूसरा और अंत से दूसरा। तीसरे में आपका शुरू से तीसरा और अंत से तीसरा वर्ण दिया गया। चौथे में आपको शुरू से चौथा और अंत से चौथा वर्ण दिया गया। जब हम अगले पर पहुंचेंगे तो आपको फिर अगले से चौथा बता देना है, यानी कि डी के बाद क्या आता है, ई आता है। डब्ल्यू से पहले क्या आता है तो आपको पता होगा UVW यानी कि वी आता है। तो आपका सही ऑप्शन EV हो जाएगा। बहुत ही इजी ढंग से आप लोग इन चीज़ों को समझ लेंगे। किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन नहीं होता, कोई भी बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं होता है। बस आप एक बार सीरीज को
समझ जाएं। देखिए सीधे ABCD WXYZ, यानी कि W के पहले वाला यहाँ आ जाएगा और D के बाद वाला यहाँ पर आ जाएगा। EV आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन का A ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले शब्द की पहचान करें। यहाँ भी आपको सीरीज दी गई है, इसमें भी आपको क्या करना है, अगले शब्द की पहचान करने, अगले वर्ण को चुनना है। तो देखिए क्या दिया गया, C के बाद E दिया गया, E के बाद G दिया गया, G के बाद K और उसके बाद M दिया गया है। यानी कि यहाँ पर भी कोई ना कोई फॉर्मूला आपका लग रहा होगा। C जो है वो कितने नंबर का, तीसरे नंबर का वर्ण है। इसका बाद E पे आ जाए यानी कि 5वें नंबर का वर्ण आ गया। इसका G पर आ जाएंगे तो G कितने नंबर का वर्ण है, तो ये आपका 7 नंबर का वर्ण होता है। इसके बाद अगर पहुंचेंगे K पर तो K आपका कितने नंबर का है, K आपका आ जाता है 11वें नंबर का वर्ण, यानी कि 11वां वर्ण आपका इंग्लिश अल्फाबेट में क्या होता, K होता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे M पर तो ये आपका K के बाद आपका एक वर्ण, 2 वर्ण और बढ़ा देंगे तो यानी कि M आ जाएगा। यानी कि अगर बीच में गैप की बात की जाए, यहाँ 2 का गैप है, यहाँ 2 का गैप है, इसके बाद 4 का गैप है, फिर 2 का गैप है। इसके बाद यानी कि यहाँ पर या तो 2 का गैप होगा या फिर 4 का गैप होगा। तो 2 का गैप अगर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एन के बाद आता है ओ, यानी कि अगर 14वां वर्ण की बात की जाएगी तो ओ आ जाएगा। और इसके बाद अगर बात की जाएगी 14 होगा, इसके बाद 15 16 की बात की जाएगा, ओ के बाद आ जाएगा आपका पी, वो आपका क्या हो जाएगा, 4 वर्ण के बाद आ जाएगा। यहाँ पर आपको समझना है कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जल्दी से देखिए, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, आंसर करिएगा। जब 4 वर्ण हम बढ़ाएंगे यानी कि 2 वर्ण से आपका ओ बन रहा है, ओ ऑप्शन में कहीं आपको दिया नहीं यानी कि कट जाएगा। अब 12 में 4 जोड़ देंगे यानी कि 16 वर्ण पर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू यहाँ पर आ जाएगा। आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट आपके सामने आ चुका। सॉरी, यहाँ पर 13 होता है, ये 11 11 क्या 13 होता, 2 का अंतर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 4 17 है, 17 का आपका क्यू होता है और आपका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से इसको कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, समझिएगा तो निश्चित तौर पर आप लोग आसानी से अल्फाबेट वाली रीजनिंग सॉल्व कर सकते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अक्षर श्रृंखला में लुप्त अक्षर की पहचान करें। इसमें आपको लुप्त अक्षर की पहचान करनी है। क्या दिया गया, के दिया गया, के के बाद ओ दिया गया, उसके बाद एस दिया गया, अंत वाला आपको चुनना है। के कितने नंबर का है, अभी आपको ऊपर बताया था, के आ जाता है आपका 11वें नंबर का वर्ण। इसके बाद ओ जो है वो आपका कितने 15वें नंबर पर आ जाता है। इसके बाद बात करेंगे अगर एस की, तो एस आपका वर्ण जो है वो कितने नंबर का है, 19वें नंबर का वर्ण, यानी कि आपको प्रत्येक में 4 का डिफरेंस दिख रहा है, यानी कि 11 फिर 15वें फिर 19वें। इसके बाद क्या आ जाएगा, 19 4 23, 23वें नंबर का वर्ण आपके सामने आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपको अल्फाबेट अच्छे से याद है तो आपको पता हो जाएगा 23वें नंबर का वर्ण आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 4 जब जोड़ देंगे यानी कि डब्लू आपका आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। STUVW, TUV आ गया, TUV के बाद क्या आ जाएगा, डब्लू, चौथा वर्ण जो होगा वो डब्लू आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया, 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त प्राय संख्या की पहचान करिए। तो यहाँ पर भी आपको संख्या बतानी है। अभी तक आपको क्या अल्फाबेट वाले दिख रहे थे, अब हम लोग पहुँच चुके हैं संख्या की ओर। तो क्या दिया गया, 11 22 44 66, यानी कि किसी प्रकार का कोई जोड़ घटाना, इस प्रकार की कोई सीरीज आपको देखने को मिल रही है। यानी कि 11 में 11 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 22 बन जाएगा। 22 में क्या करेंगे, 22 जोड़ देंगे तो 44 बन जाएगा। फिर अगर इसमें 22 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, 66 बन जाएगा। इसके आगे हम क्या जोड़ें, तो यानी कि जिस प्रकार से सीरीज हमारी चल रही है, यहाँ पर 22 जोड़े 44 बन गया, यहाँ पर 22 जोड़े 66 बन गया, फिर से 22 जोड़ देंगे, अगर 88, आप 66 में 22 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 88 मिल जाएगा। यही आपका सही आंसर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा आपको समझना होता है, पहले बारे में 11 जोड़ा था लेकिन बाद में लगातार आपको क्या दिख रहा, 22 22 हर संख्या में जोड़े जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी 22 जोड़ दिए जाएंगे और 88 आपका सही हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल
करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। यहाँ पर आपको क्या करना है, लुप्त संख्या की फिर से पहचान करनी है। ये थोड़ी सी टफ सीरीज लग रही है देखने में। क्या दिया गया, 13 है, फिर 4, फिर 26, फिर 8, इसके बाद दिया गया आपका 52, फिर 7, इसके बाद 104 दे दिया गया। अब इसे हम दो रूप में, दो पार्ट में सीरीज को तोड़ेंगे तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। 13 में 13 जोड़ दिया, कितना हो गया, 26 बन गया। 26 में क्या कर दिया, फिर इसका 2 गुना कर दिया, यानी कि 2 का गुणा यहाँ पर हो रहा है। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52 होता है। इसके बाद 52 दूनी जो होता है वो 104 होता है। यानी कि आपकी जो सीरीज यहाँ पर चल रही है ये 2 के गुने की सीरीज चल रही, 2 गुना किया जा रहा है। लेकिन ये जो बीच में दिया गया यही आपको संख्या निकालनी है। ये आपको कंफ्यूज कर रही होगी, लेकिन इसको किस रूप में आपको देखना है। यहाँ पर दिया गया 13, यानी कि 1 और 3 अगर इन अंकों को अलग अलग करके जोड़ा जाए तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 2 और 6 को जोड़ दें तो 8 मिल जाएगा। 5 और 2 को जोड़ दें तो 7 मिल जाएगा। इसी प्रकार से 1 और 0 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन का यही आपको यहाँ पर करना था। और काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए कि आखिर ये बीच वाली संख्या कहाँ से आ रही थी। इतना आसान था, लेकिन मेन चीज़ है आपको यहाँ पर समझना होता कि किस रूप में आपको ये संख्या दी गई है। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करनी है। इसमें भी आपको अगली संख्या की पहचान करनी है। ये थोड़ा सा टफ सीरीज है, इस प्रकार की सीरीज आने के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर आपका क्या दिया गया है, समझिए जल्दी से और आंसर करते रहिए। क्या दिया गया देखिए जल्दी से, 220 दिया गया है। यानी कि अगर हम समझें 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225 होता है। इसमें 5 माइनस कर देंगे तो 220 निकल आएगा। इसी प्रकार के 17 का जो स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। इसमें अगर हम 5 माइनस कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 284 मिल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आपका 19 का स्क्वायर जो होता है वो 361 होता है। अगर इसमें 5 माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 356, 356 मिल जाएगा। यानी कि 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। अब किसका करना, 21 का स्क्वायर आपको करना है और उसमें से क्या कर देना है, 5 माइनस कर देना है। यानी कि 21 के स्क्वायर की अगर बात की जाए तो क्या होता है, 441 होता है। उसमें 5 माइनस कर देंगे, 436 बनकर के आपके सामने आ गया। 31वें क्वेश्चन का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये रीजनिंग के आपके सीरीज वाले क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आई होगी। सभी क्वेश्चन जितने बताए हैं जरूर आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में कल दोपहर 12 बजे। लगातार क्लासेस को देखते रहिए, प्रीमियर के तौर पर आपको क्लासेस दी जा रही हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।